बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको विषय चित्रकला का अध्याय 2 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 2 के शीर्षक के रूप में मैंने आपको बताया राजस्थानी चित्रकला शैली या राजस्थानी शैली या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से पढ़ रहे हैं अपन। तो इस अध्याय में आपको पढ़ाया गया है या अपन ने पढ़ा है कि राजस्थानी शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्र छाया में हुआ और राजपूत राजाओं के छत्र छाया में होने के कारण इसे सर्वप्रथम राजपूत शैली के नाम से जाना गया। लेकिन आगे चलकर जब इन चित्रों को सीमा क्षेत्र के आधार पर देखा गया या राजपूत राजाओं के सानिध्य के अलावा भी देखा गया, तो देखने के बाद सर्वप्रथम कर्नल टोर ने इस राजस्थान को राजस्थान शब्द से संबोधित किया और यहाँ पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से संबोधित किया। इस राजस्थानी शैली के विषय में अपन ने पढ़ा कि इस राजस्थानी शैली का विकास मुख्य रूप से 4 स्कूलों में हुआ, जिनको राजस्थानी शैली के प्रमुख स्कूलों के नाम से या प्रमुख शैली के नाम से जानते हैं, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। आपने इस अध्याय में ये चारों स्कूलों का अध्ययन किया। मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर के नाम से, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से, हाड़ौती के वर्तमान में कोटा बूंदी के नाम से और ढूंढाड़ को वर्तमान में मेवात या जयपुर शैली के नाम से पढ़ा जाता है। इन प्रमुख शैलियों में छोटी छोटी उपशैलियाँ और विकसित हुई। उन उपशैलियों में आपको बताया गया या अपन ने उसमें पढ़ा है, मेवाड़ शैली में नाथद्वारा एक प्रमुख उपशैली हुई। इसके अलावा भी अन्य केंद्र रहे, जैसे गोगुंदा, चावंड, देवगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे। लेकिन अपनी क्षेत्रगत विशेषताओं के आधार पर नाथद्वारा की प्रमुख पहचान रही है और नाथद्वारा में बनने वाली जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग पिछवाई के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको ये बताया था पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग के विषय में बताया कि नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है और उस भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए उस मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को कपड़ों पर चित्रित किया जाता है और चित्रित करने के बाद श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे उन्हें पर्दों के रूप में लगाया जाता है। उन्हें पिछवाई पेंटिंगों के रूप में जाना जाता है या वो पिछवाई पेंटिंग कहलाती हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनको वहाँ आने वाले भक्त लोग प्रसाद के रूप में खरीदते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा कि मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियों में वैसे बीकानेर है, किशनगढ़ है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर आदि केंद्र आते हैं। लेकिन क्षेत्रगत आधार पर कुछ विशेषताओं को लेकर, निजी विशेषताओं को लेकर प्रमुख रूप से 3 शैलियों का उस मारवाड़ शैली में अध्ययन करते हैं। एक जोधपुर शैली का, एक किशनगढ़ शैली का और एक बीकानेर शैली का। उन तीनों शैलियों में आपने अध्ययन किया कि जोधपुर शैली में जैसे वहाँ जो आकृतियाँ बनाई गई वो वीरता के भाव लिए हुए स्त्री पुरुष आकारों को बनाया गया, लंबे बनाए गए और चौड़े बनाए गए, यूँ कह सकते हैं गलमुच्छों से युक्त पुरुष आकृतियों को बनाया गया था। इसके अलावा जोधपुर या मारवाड़ शैली में कुछ प्रेमाख्यान से संबंधित चित्रों को भी चित्रित किया गया था। उन प्रेमाख्यानों में जैसे ढोला मारू के चित्र हैं और ये किशनगढ़ में जैसे राजा सावंत सिंह और बनी ठनी के प्रेम से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया, जो इसके प्रसिद्ध चित्र रहे। और मारवाड़ शैली में स्त्री सौंदर्य के चित्र अधिक बने, जो अलौकिक या अद्वितीय सौंदर्य से पूर्ण बनाए गए चित्र थे। इनके अलावा अपन ने हाड़ौती क्षेत्र के कुछ विशेषताएं पढ़ी या कुछ स्कूल पढ़ी। उन हाड़ौती में आने वाले प्रमुख केंद्रों में अपन ने कोटा शैली को और बूंदी शैली को पढ़ा।
जिनमें आपको बताया गया था बूंदी के राव उमेद सिंह के शासनकाल में बूंदी शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, और कोटा शैली में आकेट से संबंधित, शेर के आकेट से संबंधित चित्र प्रसिद्ध हुए जो कोटा के प्रतीक चिन्ह बन गए वर्तमान में। इसके अलावा अपन ने ढूंढाड़ शैली को पढ़ा। ढूंढाड़ शैली के बारे में आपको बताया कि ये मेवात शैली के नाम से या जयपुर शैली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पहले आने वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जयपुर, उनियारा और अलवर, शेखावाटी आदि आते थे। इन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे ढूंढाड़ शैली के नाम से जाना गया। ढूंढाड़ क्षेत्र पर कच्छावा राजपूत राजाओं के द्वारा शासन किया गया था। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे वो सामान्य कद काठी के और मीनाकृत नयन वाले स्त्री पुरुष आकार बनाए गए थे। इस प्रकार अपन ने इन शैलियों का अध्ययन किया या प्रमुख स्कूलों का अध्ययन किया, प्रमुख पेंटिंगों का भी अध्ययन कर दिया। इन स्कूलों में जो श्रेष्ठ पेंटिंग है या चित्र रहे हैं उन चित्रों के विषय में भी अपन ने जानकारी ली। इसके अलावा चित्रित विषयों के विषय में भी जानकारी ली कि राजस्थानी शैली या सभी स्कूलों में किन विषयों पर अधिकांश चित्र बनाए गए थे, और इन स्कूलों में जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों की कलागत विशेषताओं के विषय में भी अपन ने अध्ययन किया कि ये कलागत विशेषताएं रही इसकी। इसके अलावा जब ये अध्याय समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वो छोटे प्रश्नों के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसी के आधार पर आपको ऐसे जो छोटे प्रश्न बोले जाएँ उनको आपको फेयर कॉपी में उतारना है और बार बार उनका रिपीट करना है, जिसके आधार पर जैसे अपन ने लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो या हमारे जो कुछ मुख्य बिंदु बनते हैं उन मुख्य बिंदुओं को मैंने प्रश्न के तौर पर उतार लिया है। ऐसे ही आपको पढ़ने के बाद ऐसे करना है और आपको समझना है। जैसे मैंने अभी बोला था उसी आधार पर कुछ ऐसे प्रश्न बने हैं। जो प्रश्नों को देखिए आप मैं आपको इसमें अध्ययन करा रहा हूँ। नंबर 1, राजस्थानी शैली सबसे पहले राजस्थानी शैली का सबसे पहले तर्कसंगत विभाजन किसने और किस पुस्तक में किया? तो राजस्थानी शैली का जो तर्कसंगत विभाजन किया वो आनंद कुमार स्वामी ने किया, और अपनी प्रमुख पुस्तक एक राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक इनकी पुस्तक की रचना की गई है। उस पुस्तक में इसका वर्णन किया था या विभाजन किया था। ठीक है भाई, ये इसको मैंने प्रश्न बना दिया। प्रश्न के बाद ये आंसर समझना है, इसका आंसर है। ये आंसर मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि ये आंसर है। आपको इसका बार बार रिपीट करना है। आपको जैसे आपने निबंधात्मक पाठ का अध्ययन किया है, अध्ययन के करने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये सारी चीज़ें अंदर आई हैं, तो उनको मुख्य बिंदु के तौर पर मैंने यहाँ उतार कर प्रश्न बना दिए हैं। राजस्थानी शैली का सबसे पहले तर्कसंगत विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। इसके बाद सेकंड जो प्रश्न बनाया है वो राजस्थानी शैली की उत्पत्ति किन शैलियों से हुई है, किन शैलियों से मानी जाती है? तो राजस्थानी शैली की जो विकास हुआ है वो मैंने आपको बताया 4 स्कूलों में हुआ, 4 प्रमुख शैलियों में हुआ, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये 4 स्कूलों में राजस्थानी शैली का विकास हुआ, जिनमें सबसे पहले या प्राचीनतम जो शैली रही है वो मेदपाट के नाम से मेवाड़ शैली रही थी, क्योंकि सबसे पहले गुजरात और अभ्रंश शैली से ही इसका विकास हुआ है। किसका? राजस्थानी शैली का। तो इसमें देखिए राजस्थानी शैली की उत्पत्ति किन शैलियों से मानी जाती है, और सबसे पहले सबसे प्राचीन राजस्थानी शैली का नाम लिखिए, मतलब सबसे पहले या सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी रही है जिसमें राजस्थानी शैली की उत्पत्ति मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली तथा मेवात शैली से हुई है, जिसकी सबसे प्राचीनतम शैली मेवाड़ शैली रही है। अर्थात इसकी जब सबसे प्राचीनतम या सबसे मतलब पहले राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ वो विकास किस स्थान पर हुआ? मेवाड़ में हुआ था। इसीलिए राजस्थानी शैली की प्रमुख प्राचीनतम शैली के रूप में मेवाड़ शैली का अध्ययन किया जाता है और मेदपाट नाम का, पहले इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था। नंबर 3 पॉइंट देखिए, राजस्थानी शैली की प्रसिद्ध शैलियाँ व उप शैलियों के नाम लिखिए। तो राजस्थानी शैली की प्रमुख शैलियाँ 4 रही हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। अब इनमें कुछ उपशैलियों का विकास हुआ या जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख उपशैलियों में, यहाँ शहर हो गया है लेकिन इसको करना शैलियों में, उपशैलियों में। मेवाड़ में नाथद्वारा, मेवाड़ शैली के अंदर तो कौन सी उपशैली प्रसिद्ध हुई? नाथद्वारा। वैसे अगर इसका क्षेत्रगत आधार पर देखा जाए तो और भी केंद्र थे, लेकिन जो प्रमुखता से शैलियों में जो पहचान है वो पहचान नाथद्वारा की है। तो नाथद्वारा, मारवाड़ में बीकानेर, किशनगढ़, दोनों 2 शैलियाँ उपशैलियाँ विकसित हुई थी। हाड़ौती में कोटा बूंदी, जयपुर में उनियारा, शेखावाटी और अलवर,
प्रसिद्ध केंद्र रहे थे। ठीक है, ये इनकी उपशैलियाँ रही थी। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली व उपशैलियों के नाम लिखिए। तो जैसे मेवाड़ में ये शैली रही थी, या आने वाले केंद्र, जैसे आगे प्रश्नों में भी मैंने बना दिया है कि मेवाड़ शैली में पहले आने वाले क्षेत्र या केंद्र कौन कौन से थे। तो नाथद्वारा के आप अलावा, इसके अलावा आप लिखेंगे ना, तो गोगुंदा, देवगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि प्रमुख क्षेत्रों को लिख सकते हैं। लेकिन प्रमुख या प्रसिद्ध उपशैली है, जो उपशैली में नाथद्वारा का नाम सिर्फ लिखेंगे। ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न है या पॉइंट है 4 नंबर का, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने पुकारा? सर्वप्रथम राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से पुकारने वाले विद्वान या इतिहासकार थे आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने इसे राजपूत शैली के नाम से पुकारा। उनका विचार था या उनका मत था इस विषय में कि राजस्थानी शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ, और राजस्थान में राजपूत जाति की अधिकता होने के कारण उनकी संस्कृति से संबंधित विषयों का ही यहाँ पर चयन किया गया था। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से पुकारा था। ठीक है भाई। आप मत भी व्यक्त कर सकते हो कि उनके मतानुसार इस तरह के उनके विचार थे। प्रश्न नंबर 5, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक, प्रमुख पुस्तक का नाम लिखिए। तो आनंद कुमार स्वामी की प्रमुख पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी की प्रमुख पुस्तक रही है। मेवाड़ शैली में चित्रित प्रमुख 3 ग्रंथों के शीर्षक लिखिए। आपने मेवाड़ शैली को जब निबंधात्मक प्रश्नों में अध्ययन किया है या मेवाड़ शैली का अध्ययन किया है, तो आपको मेवाड़ शैली के अध्ययन में आया होगा कि मेवाड़ शैली में मुख्य रूप से भागवत पुराण, गीत गोविंद और आर्ष रामायण और रामायण, ये चित्रित ग्रंथों को चित्रित किया गया था, जिनमें मनोहर, साहबदीन और निशारदीन नाम के कलाकारों के द्वारा चित्रण किया गया था। ठीक है भाई। तो मेवाड़ शैली में चित्रित प्रमुख 3 ग्रंथों के शीर्षक लिखिए। मेवाड़ शैली में चित्रित 3 ग्रंथों में भागवत पुराण, आर्ष रामायण, रामायण और गीत गोविंद प्रमुख रहे हैं। ठीक। 7वां प्रश्न, मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थानी शैली का विकास 4 स्कूलों में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अब उनमें प्रमुख उपशैलियों में कह सकते हो कि प्रमुख उपशैली मेवाड़ की प्रमुख उपशैलियों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे गोगुंदा, चावंड, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, देवगढ़, नाथद्वारा आदि प्रमुख केंद्र रहे। लेकिन अगर एक ही उपशैली, कौन सी उपशैली प्रसिद्ध रही है, तो उपशैली में आप नाथद्वारा लिखेंगे। तो प्रमुख केंद्रों में देखिए, मैंने आपको बोला जैसे चावंड है, देवगढ़ है, इस तरह के इसके प्रमुख केंद्र रहे थे। मेवाड़ क्षेत्र में पहले आने वाले क्षेत्रों में गोगुंदा, प्रतापगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, चित्तौड़गढ़ आदि प्रमुख केंद्र थे। हैं, तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को मिलाकर क्या कहा जाता है? इस पूरे क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियों के नाम लिखिए। तो मारवाड़ कहाँ पर या कौन कौन से केंद्र थे पहले आने वाले मारवाड़ में? जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, ये उपशैली है। ये यहाँ सहेलियों की जगह शैली कर देना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसको शैलियों में करना है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। इसके अलावा भी आप कर सकते हो बाड़मेर है, जैसलमेर है। इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। तो यहाँ की ये 3 प्रमुख उपशैलियाँ विकसित हुई थी। नंबर 9 पर मेवाड़ शैली की प्रसिद्ध उपशैली कौन सी रही है? मैंने बताया आपको पिछवाई या वो नाथद्वारा रही है, जिसकी पिछवाई पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध रही है। तो नाथद्वारा की पेंटिंग पिछवाई विश्व प्रसिद्ध रही है। प्रसिद्ध उपशैली नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध रही है। मैंने आपको बता दिया नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, और उस श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए मूर्ति के पीछे कपड़ों पर श्री कृष्ण लीलाओं से संबंधित विषयों को चित्रित कर पर्दों के रूप में लगाया जाता है। उन पेंटिंगों को पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। उन पेंटिंगों को है ना, वहाँ आने वाले जो तीर्थकर हैं वो लोग क्या है, प्रसाद के रूप में खरीदते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम मैंने आपको बताया। निशारदीन 3 कलाकार प्रमुख हैं इसके, साहबदीन, मनोहर प्रमुख कलाकार रहे हैं। इसके अलावा 12वां प्रश्न नंबर आता है, किस काल को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण काल कह सकते हैं? तो डॉक्टर राय कृष्णदास अग्रवाल के मतानुसार इसको 17वीं 18वीं सदी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। वैसे राजस्थानी शैली का प्रारंभ है ना, वो 7वीं सदी से ही माना जाता है, लेकिन 17वीं 18वीं सदी के प्रारंभिक काल में जाकर ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है,
भक्त कवि नागरदास के नाम से किसको ख्याति प्राप्त हुई? ये किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह तो को आगे चलकर भक्त कवि नागरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई। मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में, मतलब यहीं आंसर इसी में हो गया है ये, मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। यहाँ से आगे ये आंसर है, यहाँ से आगे आंसर कर लेना आपको। मारवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में भाटी परिवार के कलाकार रहे हैं। आप निबंधात्मक प्रश्नों को जब अध्ययन करेंगे ना तो उसमें आएगा कि जोधपुर शैली के प्रमुख कलाकारों में भाटी परिवार के कलाकार रहे हैं। उन भाटी परिवार के कलाकारों में कम से कम 1 दर्जन कलाकार थे। उन कलाकारों में बमनू भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी, शिवदास भाटी, वीर जी भाटी, यहाँ हो सकता है रामू हो, लेकिन ये हो गया, इसको देख लेना। वीर जी भाटी, नारायण दास भाटी और शिवदास भाटी, अमरदास, किशनदास, शिवदास, देवदास, जीतमल, काला आदि जोधपुर शैली के प्रमुख कलाकार हैं। वहाँ रा लिख रखा है ना, वहाँ रामू है, राम कह दो चाहे रामू कह दो, आदि प्रमुख जोधपुर शैली के कलाकार रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय को माना जाता है? किशनगढ़ में आपने पढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्नों में जब जाके देखेंगे कि राजा सावंत सिंह एक कृष्ण भक्त था और वो कृष्ण पदों को स्वयं भी गाया करता था, और उसकी जो उपपत्नी थी उसके समय जो दासी थी उसका नाम था बनी ठनी, वो भी कृष्ण भक्ति के राधा के रूप में क्या करती थी? पद गाया करती थी। तो उनके समय राजा सावंत सिंह के शासनकाल को या समय को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है 16 नंबर का प्रश्न, किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। प्रमुख कलाकार का नाम लिखिए। एक ही कलाकार का नाम पूछा गया है प्रमुख में, जिसमें किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार मोरध्वज निहाल चंद रहे हैं, जिसकी कौन सी रचना है? बनी ठनी। आप प्रश्न में पढ़ सकते हो, या आगे मैंने प्रश्न बना दिया है इसमें कि उसके द्वारा कौन सी रचना की गई थी? बनी ठनी। किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है जो विश्व प्रसिद्ध रही है? वो कौन सी है? बनी ठनी। प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी रही है, जो अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। मैंने इसी में आपको स्पष्ट कर दिया है कि बनी ठनी पेंटिंग क्यों प्रसिद्ध है? अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। जिसके रचनाकार कौन रहे हैं? मोरध्वज निहाल चंद इसके प्रमुख रचनाकार कलाकार रहे हैं। प्रश्न संख्या 18, बनी ठनी कौन थी? वैसे बनी ठनी के विषय में आपने अध्ययन किया है कि बनी ठनी किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के काल में एक दासी थी, और वो बहुत सुंदर थी, सज धज कर रहती थी, और सज धज कर रहने के कारण उसका नाम बनी ठनी पड़ गया था। लेकिन आगे चलकर वो राजा सावंत सिंह बनी ठनी के प्रति आसक्त हुए और वो आपन में प्रेम सूत्र में बंध गए, इसलिए राजा सावंत सिंह की वो उपपत्नी बन गई थी। तो वो कौन थी? राजा सावंत सिंह की उपपत्नी थी, जो पहले उनके दरबार में क्या थी? एक दासी थी। बनी ठनी किशनगढ़ राजा सावंत सिंह की उपपत्नी थी, जो पहले सावंत सिंह के राज्य में एक दासी थी। मैंने आपको इसके विषय में एक कहानी बता रखी है कि राजा सावंत सिंह जब गद्दी पर बैठे थे तो इनके माता के साथ ये गिफ्ट स्वरूप 10 वर्षीय एक बालिका आई थी, दासी आई थी, जो सज धज कर रहती थी, और सज धज कर रहने के कारण उसे बनी ठनी कह दिया, क्योंकि बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ ही होता है सजी धजी। ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 19, राजस्थानी शैली में चित्रित चित्रों में वेशभूषा में कौन कौन से वस्त्र रहे हैं? ये आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये कंपटीशनों में भी मिलता है, 3rd ग्रेड 1st ग्रेड वगैरह में मिलता है कि राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं उन चित्रों की वेशभूषा क्या रही है। तो पुरुष आकृतियों में तो आप कृष्ण की वेशभूषा को ध्यान रखना कि जैसे कृष्ण वेशभूषा धारण करते थे वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि राजा महाराजाओं ने अपने आप को कृष्ण रूप में ही चित्रित करवा दिया था आगे चलकर। तो इसमें क्या है कि घेरदार जामा, शरीर में घेरदार जामा, नीचे पायजामा, कमर में पटका बांधे हुए और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए पुरुष आकृतियों को बनाए गए, तथा स्त्री आकृतियों को लहंगा, चोली और ओढ़नी पहने हुए चित्रित किया गया है। देखिए राजस्थानी शैली में पुरुष आकृतियों को घेरदार जामा, पायजामा, जामा मैंने बता रखा है आपको, घुटनों से ऊपर शरीर में पहना जाता है ये, और ये घुटनों से ऊपर क्या, घुटने से नीचे तक का होता है, जिसमें कमर से नीचे तो घेर होता है और कमर से ऊपर होता है वो टाइट, उसे कहते हैं अपन क्या, जामा। और नीचे पैरों में पहना जाता है उसे पायजामा।
कमर पर बांधा जाता है एक कपड़ा जिसको कहते हैं दुपट्टा टाइप, उसको पटका कहते हैं। सिर पर पगड़ी धारण किए हुए दर्शाया गया है, जबकि नारी आकृतियों को घाघरा। मैंने आपको बताया कि ओढ़नी, चोली, लहंगा पहने हुए है, तो लहंगा घाघरा ही होता है। घाघरा, चोली, कुर्ता या कुर्ता कर सकते हैं इसे, कुर्ता, दुपट्टा, पारदर्शी चुन्नी आदि पहने हुए दर्शाया गया है। ठीक है भाई, ये आपको कंपटीशन की दृष्टि से याद रखने योग्य प्रश्न है। कोटा शैली में बने दृश्यों में किस विषय वस्तु से संबंधित दृश्य चित्र विश्व विख्यात हो गए, मतलब विश्व प्रसिद्ध हो गए थे? कोटा शैली में मैंने बताया राजा उमेद सिंह थे, और राजा उमेद सिंह को क्या था, आखेट का शौक था, और आखेट का शौक होने के कारण उनके समय जो कोटा शैली में चित्र बनाए गए थे वो शेर के आखेट के अधिकांश चित्र बनाए गए थे, जो प्रमुख या विषय बन गए थे उनके, और उन्हीं से कोटा शैली की पहचान बन गई थी। तो कोटा शैली में बने शिकार से संबंधित दृश्य चित्र विश्व विख्यात बन चुके हैं, जो आज कोटा के प्रतीक चिन्हों के रूप में पहचाने जाते हैं। अब कोटा के प्रतीक चिन्ह ही बन गया वो। आजकल कोटा की पहचान है, कोटा शैली की पहचान है प्रतीक, मतलब किसके, शेर के आखेट वाले चित्र या आखेट के चित्र। कौन सी शैली की प्रमुख पहचान हो गई? कोटा शैली की। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी। ठीक है भाई, बनी ठनी क्यों प्रसिद्ध थी? अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध थी। प्रश्न संख्या 22, ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियों के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया कि राजस्थानी शैली की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ शैली को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मेवात शैली के नाम से या जयपुर शैली के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में पहले आने वाले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को इस शैली की उपशैलियों के नाम से जाना जाता है। पहले आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी प्रमुख थे। तो ये इसकी प्रमुख उपशैलियाँ रही हैं। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 स्कूल हैं या 4 शैलियाँ रही हैं। राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 शैली रही हैं जिनसे राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मैंने आपको बताया मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर और हाड़ौती को वर्तमान में कोटा बूंदी और ढूंढाड़ को वर्तमान में मेवात या जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो इनमें छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों में जो कला शैली अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर विकसित हुई उन्हें इन स्कूलों का या इन शैलियों की उपशैलियों के नाम से जाना गया था। तो ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी प्रमुख क्षेत्र रहे हैं या प्रमुख उपशैलियाँ रही हैं। 23 नंबर का प्रश्न, हाड़ौती शैली की प्रमुख उपशैलियों के नाम बताइए। तो हाड़ौती शैली मैंने बताया आपको, हाड़ौती क्षेत्र को वर्तमान में कोटा बूंदी के नाम से जाना जाता है और पहले कोटा बूंदी में आने वाले क्षेत्रों में कोटा बूंदी, झालावाड़ और दुगारी प्रमुख क्षेत्र थे और ये ही इसकी उपशैलियाँ रही हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को पहले किस नाम से जानते थे? मैंने आपको बताया इसमें राजपूत इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने यहाँ पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली के नाम से पुकारा था और उस राजपूत शैली के नाम से पुकारने के पीछे उसका रीज़न यही था कि यहाँ पर राजपूत जाति की अधिकता थी और उस शैली का जो विकास हुआ वो राजपूत राजाओं के छत्र छाया में होने के कारण उसे राजपूत शैली के नाम से पुकारा गया। इसीलिए इस राजस्थान का भी पहले नाम राजपूताना था क्योंकि यहाँ पर कौन सी जाति की अधिकता थी? राजपूत जाति की अधिकता थी और राजपूत जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। उसके बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थान, इसके बाद जब राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया एक जातिगत विशेष पर आधारित नाम होने के विरोध में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कर्नल टॉड रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 है, मतीराम द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। मतीराम एक कवि हुआ है और जो मारवाड़ क्षेत्र में हुआ, मारवाड़ शैली में हुआ था, जिसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम और रसराज। इस प्रकार आज की वीडियो मैंने आपको 25 प्रश्न बना के बताए और आप भी पढ़ा करो, जिसके निबंधात्मक प्रश्न को पढ़ा करो, उनके आंसर मतलब उनको अपनी फेयर कॉपी में उतारिए और उतारने के बाद इसी तरह से आप छोटे छोटे पॉइंटों को पढ़िए और छोटे मुख्य पॉइंट बनने वाले हैं उनको अपने शॉर्ट क्वेश्चनों में उतारिए और आप उनके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आए तो उसे हमसे पूछने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं। अगले वीडियो में भी मैं 25 के अलावा और बनने वाले जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।